हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रैक। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है। भाई साहब, सिंध ने कर दिया पाकिस्तान के साथ बहुत ही बड़ी बगावत और कर दिया है भारत के साथ मिलने का ऐलान। यार बाबा, मैं एक बात करूं, सिंध हिंद का बहुत ही बड़ा एक इम्पोर्टेंट, ये बात तो है यार, कोई ये तो बात माननी पड़ेगी। लेकिन ये बगावत इन्होंने भी करके भारत से मिलने का ऐलान कर दिया। अब ये तो वॉच करेंगे, क्योंकि हालात बड़े खराब है। वो भी भाई साहब हमारी पुलिस को जीने नहीं दे रहे सिंध का लोग। बिल्कुल, तो कौन करते स्टार्ट। क्या एक ऐसा देश भी हो सकता है जो अपने ही लोगों को अत्याचार के मुंह में ढकेल दे, जहां की सरकार की आंखों के सामने लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी जाए और चुने गए बड़े बड़े नेता केवल इसका तमाशा देखते रहें। मतलब एक ऐसा देश जो सभी लोगों को बोलने और आराम से जीने की आजादी तो दे, लेकिन ये आजादी केवल देश के एक प्रांत तक ही सीमित रहे। ये कहानी है पाकिस्तान के सिंध रीजन की, जो कहने को पाकिस्तान का हिस्सा तो है, लेकिन अपने ही देश में इनकी हालत एक थर्ड क्लास सिटीजन से कम नहीं है। गरीबी, वायलेंस और भुखमरी जैसी कंडीशन से तो ये लोग लड़ ही रहे हैं, ऊपर से अपने ही देश की दूसरी मुस्लिम कम्युनिटी से भी इन्हें बचना है, जो दशकों से इनके खात्मे के मिशन पर निकले हुए हैं। कमाल की बात तो ये है साहब कि सरकार और मिलिट्री सब जानती है, लेकिन ना तो सिंध रीजन के इन लोगों को बचाने के लिए सरकार ने कोई कानून बनाया है, ना ही ऐसे गुनहगारों के खिलाफ सरकार ने कोई कदम उठाया है। आलम तो यह है कि सिंधी लोग अब सरकार के खिलाफ जाकर ही अपने लिए आवाज उठा रहे हैं। अब उन्हें इंसाफ नहीं बल्कि एक अलग देश की जरूरत है, और इसे पाने के लिए अब वो हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह आता है कि आजादी के वक्त जिस सिंध प्रांत का पाकिस्तान ने दिल खोलकर स्वागत किया था, आखिर वहाँ के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? सिंध रीजन में आखिर ऐसा क्या ही हो गया जो अब ये पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है? और क्या यहाँ भारत के पास कोई अपॉर्चुनिटी है कि वो इस हिस्से को अपने साथ मिला सकता है? जानेंगे सभी डिटेल्स को आज की इस वीडियो में। देखिए, ज्योग्राफिकली ये है पाकिस्तान का सिंध रीजन, जो आज सिंधु देश की मांग कर रहा है। मैप पर आप इसकी पोजीशनिंग में देखोगे तो ये आपको भारत के गुजरात और राजस्थान से सटा हुआ दिखाई देगा। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि आज ये पाकिस्तान जैसे देश का हिस्सा है, जहां ये पाकिस्तानी तो कहलाते हैं, लेकिन इनकी आइडेंटिटी एक रिस्पेक्टफुल सिटीजन की नहीं है। दशकों से यहाँ पर रह रही कम्युनिटी न केवल बुरी तरह सप्रेस हो रही है, बल्कि वो तो ये भी कहने से पीछे नहीं रहते कि वो तो कभी पाकिस्तान का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते थे। और 75 साल पहले पाकिस्तान ने जबरन उन्हें अपना हिस्सा बनाया। और तो और यहाँ के लोग केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चाइना के खिलाफ भी नजर आते हैं। इसी के चलते आज वो इस मोड़ पर खड़े हैं कि अलग देश बनाना ही उन्हें सबसे बढ़िया ऑप्शन लग रहा है। सिंध बनेगा सिंधु देश और आजादी के नारे आपको यहाँ हो रहे कई प्रोटेस्ट में सुनने को मिलेंगे। ये चाहते हैं कि सिंधियों द्वारा चलाया जा रहा सिंधु देश ही इन्हें डेवलपमेंट और रिस्पेक्टिव लाइफ दिला सकता है। लेकिन 78 सालों के सिंध रीजन के इतिहास में ऐसा क्या हुआ जो इन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलिए थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं और शुरुआत करते हैं सिंधियों की ओरिजिन से। देखिए, सिंधु देश या फिर यूं कह लीजिए कि सिंधी लोगों की सभ्यता, कल्चर, ट्रेडिशन हजारों साल पुराना है। इतना पुराना कि सिंधु घाटी सभ्यता से इनका इतिहास जुड़ा हुआ मिलता है। कई सोर्सेस तो ये भी बताते हैं कि इनका सबसे पहला मेंशन महाभारत के टाइम में हुआ था, जब सिंध के आर्यन राजा जयद्रथ ने भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। मतलब तब भी यहाँ एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। और आज से करीब 5000 साल पहले भी यहाँ पर विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता अस्तित्व में रहा करती थी। बस यहीं से इनका कल्चर डेवलप होना शुरू हुआ और काफी हद तक आज भी इनके लाइफस्टाइल ट्रेडिशन में वो कल्चर जुड़ा हुआ है। तभी तो ये लोग बार बार इस बात पर फोकस करते हैं कि ये लोग ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के नेटिव्स के वंशज हैं, या यूं कहें कि इन इंडस वैली सिविलाइजेशन की पूरी सोसाइटी ही सिंधियों की बनी हुई है। खैर, अगर ऐसा था भी तो हिस्टोरियंस मानते हैं कि 2500 BC के बाद से वहां से ढेर सारे लोग ईस्ट की तरफ माइग्रेट होने लगे थे। और फिर 1800 BCE में आते आते एक वक्त ऐसा भी था जब लगभग सभी हड़प्पन सिटीज खाली हो चुकी थी और इस सिविलाइजेशन का अंत हो चुका था। और इसी अंत के बाद शुरुआत हुई एक नई साम्राज्य की, जो 1500 BC के अराउंड पनपा। तब यहाँ कई समाज और कई एम्पायर के लोग आए। इसमें सबसे पहले तो आर्यंस ने इस जमीन को इन्वेड किया, फिर यहाँ पर्शियन एम्पायर के लोगों ने माइग्रेट किया,
उसके बाद कभी मौर्यन एम्पायर तो कभी इस्लामिक रूरल्स ने बारी बारी से यहाँ पर राज किया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है साहब कि सिंध में बहुत सी बैटल्स लड़ी गई और इसी का नतीजा भी था कि 16th और 17th सेंचुरी में इसको मुगल्स और उसके बाद अलग अलग इंडिपेंडेंट डायनेस्टीज के द्वारा रूल किया गया। फिर लेट 16th सेंचुरी तक आते आते मुगल एम्परर अकबर ने इसको मुगल एम्पायर का पार्ट बना दिया और तब से ये एक लंबे समय तक मुगलों के राज का हिस्सा ही रहा। लेकिन ये सब तब बदल गया जब 1834 में सिंध की लास्ट इंडिपेंडेंट डायनेस्टी इसको ब्रिटिश के हाथों हार गई और उसके बाद तो सिंध सीधे सीधे ब्रिटिश के हाथों आ गए। ऐसा कहा जा सकता है कि ब्रिटिशर्स के अंदर सिंध रीजन सबसे शांत रीजन में से एक रहा और इतने सालों की बैटल्स और ब्लड शेड के बाद जो एक चीज यहाँ के लोगों में कभी नहीं बदली वो थी इनकी पहचान, कल्चर और सिंधी समुदाय के लोग। ये लोग कमाल था कि अलग अलग समुदायों के साथ रहने के बाद अपने कल्चर को फॉलो करते रहे, लेकिन वो कहते हैं ना कि सिचुएशन कभी एक सी नहीं रहती साहब। इसी तरह इनके लिए भी स्थिति खराब होनी शुरू हुई साल 1936 के बाद, जब ब्रिटिशर्स ने इसके स्टेटस में काफी कुछ बदल दिया। दरअसल साल 1936 तक सिंध प्रांत ब्रिटिश इंडिया की मुंबई प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, लेकिन इसके बाद इसे एक अलग ही प्रोविंस का दर्जा मिल गया, जहां कराची को उसकी प्रोविंशियल कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक टाइम के बाद यहाँ के मुस्लिम एलीट और न्यू मुस्लिम मिडिल क्लास ने अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए सिंध की बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सेपरेशन डिमांड की। जाहिर था कि इसको सिंध हिंदूज कैसे मानते हैं, उन्होंने इसे पूरी तरह अपोज किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस मौके को अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया और इसी का नतीजा ये निकला कि इसको बॉम्बे से सेपरेट करके एक अलग प्रोविंस बना दिया जाता है। इसी के चलते जो सिंध अब तक शांति और धर्म की एकता का सिंबल बना हुआ था, अब वहां भी धीरे धीरे दरार साफ दिखाई देने लगी थी, लेकिन फिर भी इसमें कोई ज्यादा हलचल नहीं हुई थी। मगर फिर इसमें सबसे बड़ा झटका पड़ा 1947 की उस रात को, जब भारत और पाकिस्तान दो नए राष्ट्र दुनिया को मिले। इसमें एक तरफ तो जहां आजादी के जश्न की खुशी थी, वहीं इस बंटवारे ने सिंध के लिए बहुत कुछ बदल दिया। हालांकि इस रीजन में बंगाल और पंजाब जैसे कट्टर विद्रोह नहीं हुए, लेकिन एक बदलाव तो था जो सिंध में हुआ और इसी ने यहाँ एक अलग देश की मांग के बीज बो दी और ये बदलाव था डेमोग्राफिक चेंज। अब हुआ ये था कि पार्टीशन के बाद सिंध का मैक्सिमम हिस्सा पाकिस्तान में था, मगर यहाँ पॉपुलेशन काफी बदल गई। इसमें जहाँ पाकिस्तान से काफी हिंदू भारत आए थे, तो वहीं भारत से कुछ मुसलमान पाकिस्तान भी गए थे। ऑफिशियल डेटा के हिसाब से इस दौर में 20 लाख से ज्यादा मुस्लिम रिफ्यूजी पाकिस्तान गए थे, जिसमें से मेजर पॉपुलेशन सिंध में बस गई। हालांकि भारत से आने वाले मुसलमान जिन्हें मुहाजिर कहा जाता था, उनमें एक चीज गौर करने वाली ये थी कि ये मुसलमान सिंध के मुसलमानों से ज्यादा पढ़े लिखे हुआ करते थे। इसलिए उन्हें ये लगा कि इन मुहाजिर ने सिंध में जाकर वहां की पावरफुल पोजीशंस और जॉब्स को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। इसी के चलते उन्होंने बाकी सिंधीज को कंपटीशन से बाहर कर दिया। अब आलम ये आ चुका था कि सिंध की ऑफिशियल लैंग्वेज तो सिंधी थी, मगर चूंकि मैक्सिमम मुहाजिर उर्दू बोला करते थे और उन्होंने बड़ी बड़ी पोजीशंस पर अपने पैर पसार लिए थे, इसलिए पाकिस्तान के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में सिंधी की बजाय उर्दू पढ़ाई जाने लगी और धीरे धीरे ऐसे ही छोटे छोटे कदमों के थ्रू सिंध की बजाय सिंध से उसका कल्चर ही खत्म हो गया, या यूं कहें कि सिंध से सिंध को ही छीन लिया गया। खुद ये साजिश तो सिंधी सोसाइटी को भी दिखाई दी कि कैसे उनके रिसोर्सेज को मुहाजिर्स और पंजाबीज ने एक्सप्लॉइट करके अपना मुनाफा कमाया। यही वजह भी है कि सिंध के मुताबिक उनके लिए भारत के डोमिनेंट हिंदुओं के बीच से निकलकर पाकिस्तान आना एक सफल फैसला नहीं साबित हुआ, क्योंकि अब पाकिस्तान में मुहाजिर्स ने उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी जॉब्स और उनके हर हक पर नाजायज कब्जा कर लिया था और उनको सोसाइटी के सोशियो इकोनॉमिक पिरामिड के लोएस्ट रैंक पर लाकर छोड़ दिया था। अब जहां ये सब चल ही रहा था, वहां सिंधियों पर एक जुर्म ये भी हुआ कि उर्दू को पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया और सभी एथनिक माइनॉरिटी के ऊपर ही इस लैंग्वेज को थोप दिया गया। आज आपको जानकर हैरानी होगी साहब कि सिंध पाकिस्तान का 63% रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन देश को चलाने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स केवल पंजाब के पास हैं। इसके अलावा वैसे तो आजादी के काफी सालों बाद तक भी सिंध को एक अलग प्रोविंस का दर्जा मिला रहा, मगर साल 1955 में ये भी सिंधियों से छीना गया जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चौधरी मोहम्मद अली ने 1 यूनिट प्रोग्राम इनिशिएट किया।
जिसके तहत उन्होंने कहा कि सिंध और ऐसी बाकी सभी पाकिस्तानी प्रोविंस कलेक्टिवली पाकिस्तान के अंदर एक ही रूल के तहत एक ही असेंबली द्वारा ऑपरेट किए जाएंगे। और 14 अक्टूबर 1955 के दिन सारी फॉर्मेलिटीज खत्म होने के बाद फाइनली सिंध पाकिस्तान का संपूर्ण हिस्सा बन जाता है। हालांकि इस तरह से सिंध पाकिस्तान के हाथ में तो आ गया, लेकिन यहाँ पाकिस्तान का दोहरापन तो देखिए। उन्होंने इस बिल को सामने रखते वक्त जो वादे किए उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। दरअसल सिकंदर मिर्ज ने पाकिस्तान असेंबली को 1 यूनिट प्रोग्राम अपनाने के 5 रीजंस दिए थे, मगर जो हकीकत थी उसका डेवलपमेंट के वादों से दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं था। कुल मिलाकर एक तरफ तो पहले ही माइनॉरिटीज से राइट लिए जा चुके थे, वहीं दूसरी तरफ ये तब और भी प्रॉब्लमैटिक हो गया जब दूसरे धर्म के लोगों ने सिंधी पॉपुलेशन को टारगेट किया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कब हुआ, तो बता दें कि जब पार्टीशन हुआ था तो सिंध में मुस्लिम मेजॉरिटी थी, मगर एक सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी हिंदू और सिंधीज की भी वहां पर एग्जिस्ट किया करती थी। पर अफसोस की बात है साहब कि जिस तरह माइनॉरिटीज को अपलिफ्ट करने के लिए भारत में कदम उठाए गए, वैसा कुछ ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में होना तो दूर की बात है, बल्कि वहां तो हिंदुओं को जिंदा भी छोड़ देते तो बहुत था। खुद 1950 में जब ईस्ट पाकिस्तान में राइट्स हुए थे तब वहां लाखों हिंदू मारे गए थे और बर्बरता में पुलिस और यहाँ तक कि पाकिस्तानी आर्मी के लोग भी शामिल थे। अब ऐसा ही कुछ हाल वेस्ट पाकिस्तान में भी था, जहां माइनॉरिटीज पर ढेरों जुल्म हो रहे थे और उनकी बात सुनने वाला कानून में कोई भी नहीं था। मगर साल 1971 में जब ये डिक्लेयर हुआ कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हो चुका है, तो इस डिक्लेरेशन से सिंध प्रांत में मौजूद लाखों लोगों को एक उम्मीद की किरण मिली कि वो भी शायद पाकिस्तान के इन जुल्मों से स्वतंत्रता पा सकते हैं। और इस उम्मीद को चेहरा मिला गुलाम मुर्तजा सैयद का, जिन्होंने साल 1972 में शुरुआत करी जय सिंध तहरीक नाम की एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की जिसका मोटिव था सिंध प्रांत को पाकिस्तान से अलग करके एक अलग देश के रूप में स्थापित करना, जिसका नाम होता सिंधु देश। तब इनके नेताओं ने खुद ये बोला था साहब कि अगर बांग्लादेश एक सेपरेट देश बन सकता है तो सिंधुस्तान क्यों नहीं। बस तब से लेकर आज तक अलग अलग जरिए से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सिंधीज लगातार अपनी मांगों को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, मगर कई बार पाकिस्तान की खुद की सरकार या तो उनको दबा देती है या फिर उन पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर देती है। ऐसे ही एक्टिविस्ट गुलाम हुसैन सब्र ने एक बार कहा था कि बांग्लादेश की तरह ही पाकिस्तान में मौजूद सिंधियों का भी एथनिक और कल्चरल जनसंहार किया जा रहा है। ये बात गलत नहीं है। इस विषय पर कई मीडिया कंपनीज आर्टिकल भी पब्लिश कर चुकी हैं। खुद जरा इस आर्टिकल को देखिए जिसमें सिंध प्रोविंस की कहानी लिखी हुई है। इसके मुताबिक साल 2022 में 18 साल की एक हिंदू लड़की पूजा को वाशिद लसहारी ने तंग किया, जो कि पॉलिटिकली एक पावरफुल मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखता था। पूजा के परिवार को धमकी दी गई कि वो अपनी बेटी की शादी वाशिद से करा। इसके खिलाफ जब पूजा के परिवार ने पुलिस में कंप्लेंट लिखवानी चाहिए तो पुलिस ने भी शिकायत तक लिखने से मना कर दिया, जिसके बाद वाशिद जोर जबरदस्ती पूजा के घर आ गया और शादी से इनकार करने पर वाशिद ने पूजा की जान ले ली। अब ये अकेला मामला तो है नहीं जहां सिंधी माइनॉरिटीज को जोर जबरदस्ती सप्रेस किया जाता है, बल्कि रिंकल कुमारी नाम की एक और लड़की का केस सुनने को मिलता है जिससे फोर्सली इस्लाम में कन्वर्ट करके नवीद शाह से उसकी शादी करा दी गई, जिनकी पहले से बीवी और बच्चे थे। ऐसा ही एक मामला ट्विन सिस्टर्स रीना एंड रवीना का भी है, जिन्हें किडनैप कर लिया गया था या फिर इन्हें जबरन इस्लाम में कन्वर्ट करके उनकी शादी मुस्लिम लड़कों से करवा दी गई जो पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। पाकिस्तान के सिंध में कन्वर्जन की ये घटनाएं इतनी आम हो चुकी हैं साहब कि यूएन ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है और यूके ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप की रिपोर्ट्स भी खुद इस बात से परहेज नहीं करती कि हर साल पाकिस्तान में 1000 से भी ज्यादा माइनॉरिटीज गर्ल्स का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और पुलिस इस मामले में कुछ नहीं करती, क्योंकि इन सभी मामलों को लव मैरिज का नाम देकर रफा दफा कर दिया जाता है। खुद यहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं वो बताते हैं कि लोग अपने ऊपर बीती हुई बर्बरता को कभी रिपोर्ट ही नहीं करते, क्योंकि उनकी चीखें बाहरों को सुनाई ही नहीं देती। मतलब कि कानून उनकी कभी सुनता ही नहीं है, तो आखिर शिकायत करने का फायदा ही क्या है। हालांकि इन सब के बारे में जब अल जजीरा ने वहाँ के पुलिस ऑफिशियल से पूछा तो उनका ये बयान था कि जो हो सकता है वो सब करते हैं, लेकिन कई बार जब लड़कियां अपनी मर्जी से ही भाग जाती हैं तो इसमें वो क्या ही कर सकते हैं। बेसिकली इस बयान के थ्रू पुलिस ऑफिशियल्स ने ये एंगल देने की कोशिश करी है कि लड़कियों को अगवा नहीं किया जाता, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से भाग जाती हैं, मगर घटनाएं उनके इस बयान के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती। आज प्रेजेंट डे पर फास्ट फॉरवर्ड करें तो आज भी सिंधीज का हाल कुछ ज्यादा खास नहीं है। इतिहास की इतनी यातनाएं ही काफी नहीं थी कि आज इनके यहाँ अर्बन रूरल और सोशो इकोनॉमिक डिवाइड भी काफी तेजी से बढ़ा है। दोस्तों आज यहाँ पर आपको दो एक्सट्रीम तबके के लोग दिखाई पड़ते हैं।
एक वो जहां पर कराची जैसी वेल्थ मेगा पोर्ट सिटी में रहते हैं और जो दूसरी तरफ सिंध के प्रोविंस। लोग आज भी बॉन्डेड लेबर करने को मजबूर हैं। बिजली, पानी और फूड जैसी नॉर्मल सुविधाएं भी यहाँ लोगों को नहीं मिलती हैं। हाल फिलहाल में एक बार फिर से सिंधु देश को लेकर सिंध प्रांत के लोगों ने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया था और इस बार इस प्रोटेस्ट का रीजन उनके ऊपर किया जा रहा जुल्म तो था ही, मगर इस बार इस जुल्म के साथ पाकिस्तान ने बची कुची कसर भी पूरी कर दी चीन को लाकर। देखो, पाकिस्तान ने जब से चीन के साथ CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की डील साइन की है ना, तब से लेकर आज तक पाकिस्तान बहुत बड़ी मात्रा में अपनी जमीन चीन को लीज पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंटिन्यू करने के नाम पर दे चुका है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बलूचिस्तान में मौजूद ग्वादर पोर्ट, जो साल 2002 से 2016 तक तो पाकिस्तान के कंट्रोल में ही था, मगर 2016 के बाद से उसका ऑपरेशनल कंट्रोल चाइना के पास है। इसी डील के तहत पाकिस्तान ने 2000 एकड़ बलूचिस्तान की जमीन चीन को दे दी थी और ऐसा ही कुछ सिंध में भी हो रहा है। आज सिंध के बहुत से प्रांतों में चीन को ढेर सारी जमीनें दी जा रही हैं और बहुत से प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, मगर वहां के लोगों के डेवलपमेंट्स के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा रहा। इसी के चलते बहुत से लोगों को इस बात का डर भी है कि पाकिस्तान धीरे धीरे उनकी सारी जमीन चाइना को ही दे देगा और उनके लिए कुछ छोड़ेगा ही नहीं। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि सिंध की माइनॉरिटी को सिर्फ इसलिए अथॉरिटीज द्वारा परेशान किया जाता है ताकि वो अपनी जमीनें खाली करके चले जाएं और वो जमीनें मिलिट्री रूल द्वारा अपनी मनमर्जी से यूज की जा सके। इलाका छोड़ने का दबाव बनाने के लिए लोगों को अगवा कर लिया जाता है और फिर उनका कुछ पता ही नहीं चलता। आलम तो ये तक है कि अगर आज कोई भी सिंधु देश की मांग उठाता है या फिर उनके खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको खत्म कर दिया जाता है और ऐसे केसेस आए दिन सिंध प्रांत में रिपोर्ट किए जाते रहे जहां लोगों को अगवा कर लिया गया या फिर उनका क्या हुआ किसी को पता ही नहीं चल पाया। अब देखा जाए तो कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी पाकिस्तान सोसाइटी को माइनॉरिटीज के साथ होने वाले भेदभाव के लिए क्रिटिसाइज करता है, लेकिन इसकी जड़ पाकिस्तान के समाज में पल रही है, वो हेट है जो खुद वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स ने डाली है और जाहिर है कि ये इतनी आसानी से खत्म तो होने वाली है नहीं। लेकिन आप हमें बताएं कि क्या सिंधियों का वीडियो खत्म। भाई साहब, ये पॉलिटिकल लीडर्स ने अभी नहीं डाली है, ये भाई साहब जब से पाकिस्तान अलग हुआ ये तब डाली गई थी और आज तक ये डलती रही है। और भाई साहब, जहाँ तक सिंध की बात है, हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती मुसलमान किया जाता है। अगर वो इनकार करते उसको गोली मार के मार देते हैं, उसकी लाश भी नज़र नहीं आती किधर गई। ये बात सच है। वहाँ पर आपके हिंदुस्तान में कितने पाकिस्तानी हिंदू गए, आपको कोई मिले तो पूछ लेना, ये बात सच है। सिंध वडेरे को काम, ये सिंध वडेरे पे जो काम करते हैं ये सारे, ये इनका काम यही है। और भाई जहाँ तक बात की जाए राइट्स की तो भाई साहब, हाँ कराची भाई साहब हमें दे रहा है, सिंध दे रहा है 65% हमें वो सब कुछ दे रहा है, लेकिन वही बात है कि सिंध के एरिया को हमने सबसे घटिया रखा हुआ है। वो यार हमारा पूरा पाकिस्तान ये इस टाइम घटिया रह रहा है, हम सिंध की क्या बात करें। पूरे पाकिस्तान में इस टाइम रोली लगे हुए हैं भाई, खाने को रोटी नहीं है, आटा नहीं है, बिजली महंगी है, पानी महंगी है, गैस महंगा है भाई, सब्जियां महंगी है, फ्रूट महंगा है, क्या 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 सिंध के तो ऐसे इलाके में जिनमें स्कूल तक नहीं है, पानी पीने का पानी तक नहीं है। ये बात सच है। उधर क्या है, थार के इलाके में चले जाओ, लोग कुत्तों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल सच है, आपकी बात 100% करेक्ट है, मैं मानूंगा, लेकिन वही बात है राइट्स उनको देने चाहिए, फैसले उधर तो कुछ बनना ही नहीं है ना। लेकिन वही बात है कि किधर से था कौन वो तो भाई साहब सीधी सी बात है, ये लोग बोलते वो तो कुत्ते हैं भाई साहब। इधर हम लोग फिर बिल्ले हैं, बिल्ले वो कुत्ते हैं भाई साहब। बिल्लों में ये फर्क है कि थोड़ा बहुत बिल्लों का ख्याल रखा जाता है, कुत्तों का नहीं रखा जाता। लेकिन वही बात है यार, राइट्स देने चाहिए सबको, सबका ख्याल रखना चाहिए भाई, तभी एक देश आगे बढ़ता है। नहीं तो भाई साहब देख लो बलूची पागल हुए हैं, नहीं तो देख लो भाई साहब कश्मीरी भी पागल हुए थे, अब थोड़े से ठंडे हुए हैं, नहीं तो देख लो पिशावर वाली साइड पे भी लोग पागल हुआ है। यार लोग पागल होते हैं जब उनको कुछ नहीं दिया जाए तो। वो तो मिनोरिटी का ख्याल ही नहीं किया जाता ना सिंध में, देखा भाई साहब बिल्कुल नहीं ख्याल किया गया ना। अब हम लोग इसको बोले कि भाई साहब हमारी गवर्नमेंट का कसूर है, ये हमारी गवर्नमेंट का कसूर उस तक का नहीं है कि भाई जब तक ये लोग बगैरतियां नहीं करते। ये सब पॉलिटिक्स का तो जहर फैलाया हुआ ही नहीं है। मैं इसमें इन चीज़ों में मैं पॉलिटिक्स को तो ब्लेम करूंगा नहीं, ना आर्मी को करूंगा, ना पॉलिटिक्स को करूंगा, किसी को भी नहीं करूंगा। ये हमारी जो लोग हैं, जो ये नेशन है, सब कुछ ये जो जाते हैं मस्जिदों में जाते हैं, जो मौलाना बयान देते हैं ना हिंदुओं के साथ ये करो तो वो करो, हिंदुओं को अगर तुम मुसलमान बनाते हो तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, ये बात मेरे खुद कानों में डाली गई थी। एक मौलाना ने बोलते थे मस्जिद में, ये रियलिटी है कि भाई अगर तुम किसी हिंदू को मुसलमान करते हो तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। अच्छा, आप खुद सोच लो कि क्या सीन है।
मतलब फिर यहाँ पे लोग यही सीन सोच के फिर आगे ये काम कर रहे हैं। ये बात ही गलत है। हमारे मदरसों में गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के एक्शन है मदरसों के खिलाफ। हमारी गवर्नमेंट एक्शन लेना तो भाई साहब मदरसे के मुल्ले रोड पर होंगे। सही गाला है, सारा एहतजाज कर रहे हैं, छोड़ेंगे ही नहीं किसी को। ये बात बिल्कुल हकीकत है, माफिया है इस पाकिस्तान में इन सब चीजों का। आपके क्या थॉट है तेरी वीडियो तुम कर दे।